Good morning, student. In this video lecture, we will see application of higher order differential equation to simple electric circuit. Applications of हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए कुछ थोड़े से बेसिक कंसेप्ट जो है आपको देखना पड़ेगा, जो आपको ध्यान रखना है, जिसमें किरचॉफ लॉ जो होता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है। ये अप्लाई होगा एलआरसी सर्किट पे, राइट है। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है? द वोल्टेज सम, द अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अराउंड एनी क्लोज सर्किट इज इक्वल टू रिजल्टेंट ईएमएफ इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। कोई भी इलेक्ट्रिक क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप है एनी क्लोज सर्किट, राइट, वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो इक्वल होता है, जो किससे इक्वल होता है? रिजल्टेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन द सर्किट। जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगा रहता है उससे इक्वल रहता है, राइट है। तो जितना भी वोल्टेज ड्रॉप रहेगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस में, उसके बाद इंडक्टेंस के अक्रॉस में, कैपेसिटर के अक्रॉस में, उसकी अगर सम करेंगे तो वो इक्वल टू रहेगा रिजल्टेंट ईएमएफ जितना निकलता है सर्किट से उसके इक्वल रहेगा, राइट है। तो ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ हमको अप्लाई करना है। उसके बाद किरचॉफ करंट लॉ, करंट एट अ जंक्शन कमिंग इज इक्वल टू करंट गोइंग। सर्किट के अंदर जो भी जंक्शंस होते हैं, जैसा रेजिस्टर है, उसके बाद इंडक्टेंस है, कैपेसिटर है, तो उसके उसमें जो करंट आता है, इनकमिंग करंट आता है, वो इक्वल टू होता है आउटगोइंग करंट। मतलब जितना करंट आएगा उतना करंट जो है वो वहाँ से जाएगा। तो ये किरचॉफ करंट लॉ है। तो आपको किरचॉफ वोल्टेज लॉ याद रखना है, ये ज़्यादा अप्लाई होता है। अब उसके बाद एलआरसी सर्किट। एलआरसी सर्किट क्या होता है? कंसीडर एन इलेक्ट्रिक सर्किट containing resistor, inductor and capacitor as shown in figure, राइट है। तो वो सर्किट जिसके अंदर रेजिस्टर भी होगा, इंडक्टर भी होगा और कैपेसिटर भी होगा, उसको एलआरसी सर्किट बोलते हैं। जिस तरह से ये फिगर में दिख रहा है, देखो यहाँ पे रेजिस्टर लगा है, इंडक्टेंस और ये कैपेसिटर लगा है। तो ये सर्किट है तुम्हारा एलआरसी सर्किट। और ये यहाँ पे जो है ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कंट्रोल करने के लिए, जो भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बनेगा वो यहाँ से कंट्रोल होगा। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो ओल्स में कैलकुलेट करते हैं, इसलिए यहाँ पे वी लिखा है, राइट है। तो इलेक्ट्रोमोटिव ईएमएफ को जो है वो जनरली ई से, कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एलआरसी सर्किट है। अब एलआरसी सर्किट के कुछ लॉज है जो आपको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। लेट इन एलआरसी सर्किट स्मॉल आई डिनोट द करंट एंड क्यू डिनोट द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। देन ये 4 लॉज है जो आपको याद रखना है। आई जो करंट होता है, आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। क्यू क्या है? क्यू है आपका चार्ज ऑन कैपेसिटर, राइट है। तो I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी होता है, ये आपको याद रखना है। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू होता है आर आई, जहाँ पे I जो है वो करंट डिनोट कर रहा है और R जो है वो रेजिस्टर कांस्टेंट है, राइट है। और ये जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करते हैं ओम्स में, राइट है। ओम्स में होना चाहिए, अगर दूसरा कोई यूनिट्स है तो उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। जनरली क्वेश्चन में ओम्स में ही दिया रहता है, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस L, इसको कैपिटल L से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है एल डी आई अपॉन डी टी, राइट है। L जो है ये कांस्टेंट है और डी आई अपॉन डी टी ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट है। और इसकी जो यूनिट्स है वो हेनरीज में है, राइट है। तो ये हेनरीज में होना चाहिए। उसके बाद है 4th नंबर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी। यहाँ पे Q जो है, जो डिनोमिनेटर में Q दिख रहा है ये कांस्टेंट है, और ये जो C जो दिख रहा है वो कांस्टेंट है, और Q जो है वो तुम्हारा क्या है? चार्ज ऑन कैपेसिटर है, और ये फैरेड्स में होना चाहिए। फैरेड्स की जो सिंबल है वो F है। अगर ये फैरेड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम्पल के अंदर माइक्रो फैरेड्स में दिया रहता है, तो आप उसको फैरेड में आपको चेंज करना पड़ेगा, राइट है। अब इसके ऊपर इस सर्किट के ऊपर जो है हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या बोलता है? ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस में, इंडक्टेंस के अक्रॉस में, कैपेसिटर के अक्रॉस में जितना भी वोल्टेज ड्रॉप आता है, सपोज रेजिस्टेंस के अक्रॉस में R है और इंडक्टेंस के अक्रॉस में L है और कैपेसिटर के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप जो है वो C है, तो इनका सम करेंगे तो वो इक्वल टू हो जाएगा, इक्वल टू किसके इक्वल टू हो जाएगा? इलेक्ट्रोमोटिव, रिजल्टेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के, मतलब E के, कैपिटल E के। तो ये अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ ये हम एलआरसी सर्किट पे अप्लाई करेंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ state that sum of the voltage drop around any closed circuit is equal to resultant EMF E in volts in the circuit.
मीन्स मैथमेटिकली अगर लिखेंगे तो कैसा, L प्लस आर प्लस सी इज इक्वल टू ई। तो ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ की मैथमेटिकल इक्वेशन है, जहाँ पे L जो है वो इंडक्टेंस डिनोट कर रहा है, R जो है वो रेजिस्टेंस डिनोट कर रहा है, और C जो है वो कैपेसिटेंस डिनोट कर रहा है, और इक्वल टू जो E दिख रहा है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। ठीक है, देखो कुछ बुक्स में जो है वो इक्वल टू जो है वो ज़ीरो बताता है, तो LRC सर्किट में वहाँ पे जो है अगर EMF जो है वो कंसिडर नहीं करेंगे तो टोटल जो वोल्टेज ड्रॉप है पूरे सर्किट का वो इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। राइट है, तो ये कभी कभी बहुत सारी बुक्स में जो है वो ज़ीरो भी बताया, तो आपने ध्यान रखना अगर सर्किट में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं लगा है तो इक्वल टू आंसर ज़ीरो रहेगा, तो इक्वेशन ज़ीरो भी बनेगी, इक्वल टू ज़ीरो भी बनेगी। ठीक है, अब L मतलब क्या है, L मतलब है LdI/dt, और प्लस R मीन्स क्या है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर RI होता है, और C मतलब Q/C होता है। राइट है, अब मैं I की भी वैल्यू रख देता हूँ। I इज इक्वल टू क्या है, I करंट, जो हमने पहला ही फॉर्मूला देखे थे, I इज इक्वल टू होता है dQ/dt, तो इसमें पुट कर देते I इज इक्वल टू dQ/dt। तो ये यहाँ पे रखे फर्स्ट टर्म में I की वैल्यू dQ/dt, और ये यहाँ पे भी रखे I की वैल्यू dQ/dt। राइट है, तो अब ये d/dt dQ/dt कितना हो जाएगा, d2q डिवाइडेड बाई dt स्क्वायर, और ये एज इट इज़ रहेगा, और ये हमारी क्या है, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है LRC सर्किट के लिए यूज़ होती है। ये डायरेक्टली आपको याद रखने देना है कि LRC सर्किट के लिए जो इक्वेशंस होती है वो क्या होंगी, L/d2q/dt स्क्वायर प्लस R/dq/dt प्लस Q/C इज इक्वल टू E, और अगर LRC सर्किट में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं लगा है तो इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर LRC सर्किट, जो आपको याद करना है, याद रखना है। LRC जो है कांस्टेंट है, Q जो है वो क्या है, चार्ज ऑन कैपेसिटर है, और ये जो I की वैल्यू है वो I इज इक्वल टू dQ/dt है। आपको करंट कैलकुलेट करने के लिए बताया, तो आपको जो Q की वैल्यू आएगी उसको डिफ्रेंशिएट देना पड़ेगा, तो फिर आपके पास करंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल देखेंगे। ये वही इक्वेशंस है। एग्जाम्पल नंबर 1 है, अ सर्किट कंसिस्ट ऑफ एन इंडक्टेंस ऑफ 0.05 हेनरी। इंडक्टेंस मीन्स ये L की वैल्यू आपको दिया है, अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम्स, ये कैपिटल R की वैल्यू दिया है, अ कंडेंसर ऑफ कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफेरेड्स। देखो यहाँ पे माइक्रोफेरेड्स दिया है, जबकि हमारे जो इक्वेशंस है उसके अंदर जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर, उसकी जो यूनिट्स है वो फेरेड्स होना चाहिए। यहाँ पे माइक्रोफेरेड्स दिया है तो हमारे को चेंज करना पड़ेगा। एंड EMF ऑफ E इज इक्वल टू 100 वोल्ट्स, E की वैल्यू 100 दिया है। फाइंड I गिवन द इनिशियल कंडीशन Q इज इक्वल टू 0, I इज इक्वल टू 0 व्हेन T इज इक्वल टू 0। राइट है, तो I मतलब करंट की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, और इनिशियल कंडीशन भी दिया है, मतलब जो भी फाइनल सोल्यूशन में कांस्टेंट आएगी उसकी वैल्यू भी आपको कैलकुलेट करना है, ये इनिशियल वैल्यू यूज़ करके। ठीक है, तो देखो L इज इक्वल टू इंडक्टेंस, L इज इक्वल टू दिया आपको 0.05 हेनरी, और हेनरी में होना चाहिए, इसलिए कोई चेंजेस नहीं करेंगे। 0.05 को आप ऐसे लिख सकते हैं 5/100, 5 से 100 को कैंसिल करेंगे तो ये 1/20 हो जाएगा। राइट है, और R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस दिया है आपको 20 ओम्स, इसको ऐसे रहने देना है। उसके बाद कैपेसिटेंस जो है वो 100 माइक्रोफैरेड दिया है, तो 1 फैरेड जो इज इक्वल टू होता है वो 10 लाख माइक्रोफैरेड होता है। राइट है, 1 फैरेड इज इक्वल टू 10 लाख माइक्रोफैरेड होता है। तो जब भी हमको माइक्रोफैरेड को अगर फैरेड में कन्वर्ट करना है तो आपको 10 लाख से जो है वो डिवाइड करना पड़ेगा। राइट है, माइक्रोफैरेड को फैरेड में कन्वर्ट करने के लिए 10 लाख से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये मैं माइक्रोफैरेड से इसको फैरेड में कन्वर्ट करने के लिए 10 लाख से डिवाइड किया वो 100 को, तो ये 100/10 लाख हो गए। ठीक है, अब यहाँ से ये 2 0 कैंसिल हो गए, तो 1 डिवाइडेड बाई 10,000 फैरेड बचा है। राइट है, और उसके बाद E इज इक्वल टू EMF दिया है आपको 100 वोल्ट्स दिया है। उसके बाद हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर LRC सर्किट, L/dQ/dt प्लस R/dQ/dt प्लस Q/C इज इक्वल टू E। यहाँ पे आपको वैल्यू रखना है, किस किस की वैल्यू रखना है, L की, R की, और ये डिनोमीटर में C की, और ये E की वैल्यू। तो L की वैल्यू रखेंगे 1/20, यहाँ पे 1/20 आ जाएगा। R की वैल्यू रखेंगे 20, और ये C की वैल्यू हमारे पास 1/10,000 है, तो 1/C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10,000 आ जाएगी, तो यहाँ पे 10,000 आ जाएगा। और ये E की वैल्यू कितनी रखना है, 100 रखना है। तो ये मैंने पुट किया हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। ये पुट किए L की वैल्यू, R की वैल्यू, और 1/C 10,000 हो गया, और ये 100 हो गया।
अब डी क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू 1 आना चाहिए, यहाँ पे 1/20 है, राइट है। तो मैं 20 से मल्टीपल कर देता हूँ इसको, तो 20 से मैंने मल्टीपल कर दिया, मल्टीपल बाय 20 ऑन बोथ साइड। 20 से मल्टीपल किया तो 20 यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ 20 से मल्टीपल दिया तो ये 400 हो गया, यहाँ 20 से मल्टीपल दे दिया तो ये 2 लाख हो गया, और यहाँ 20 से मल्टीपल दिया तो ये 2000 हो गया, राइट है। अब ये इक्वेशन नंबर 1 जो है हमारी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसका सोल्यूशन जो है वो क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे क्यू डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्यू इज इक्वल टू जो है वो क्या होगा, सी एफ प्लस पी आई होगा। अब हम इसका सी एफ और पी आई कैलकुलेट करेंगे, तो सी एफ कैलकुलेट करने के लिए इसको डी वाले फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे डी स्क्वायर बाय डी टी की पोजिशन पे डी स्क्वायर रखें, और डी बाय डी टी की पोजिशन पे डी रखें, और क्यू सभी जगह से यहाँ से क्या करें, कॉमन ले लिए, क्यू कॉमन ले लिए, राइट है। तो ये डी वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब डी की जगह यहाँ पे m रखना है और इक्वल टू 0 करना है, तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशंस हो जाएगी, ठीक है। तो m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 2 लाख इज इक्वल टू 0 इज ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर हमको कैलसी से ही करना है। m इज इक्वल टू -200 प्लस 400i -200 माइनस 400i, इसके फैक्टर आएंगे जो कि इमेजिनरी एंड डिफरेंट है। तो रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर इमेजिनरी एंड डिफरेंट। अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है, -200 है, और बीटा इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है, 400 है, ठीक है। तो हमारा सी एफ क्या हो जाएगा, सी एफ इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर ये अल्फा की वैल्यू -200 टी क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है, इसलिए यहाँ पे टी आएगा सी एफ में, राइट है। C1 कॉस बीटा की वैल्यू 400 टी प्लस C2 साइन बीटा की वैल्यू 400 टी, राइट है। तो ये हमारा सी एफ हो गया। अब हमको पी आई कैलकुलेट करना है, तो पी आई कैलकुलेट करने के लिए यहाँ से ये जो इक्वेशंस दिख रहे हैं डी वाली इक्वेशंस, यहाँ से पी आई क्या हो जाएगा, 1/d वाली इक्वेशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब 2000। तो ये की हमने पी आई की वैल्यू 1/d वाली इक्वेशन इंटू राइट हैंड साइड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2000। देखो 2000 कॉन्स्टेंट है, तो मैंने आपको पी आई का कौन सा केस बताया था, जब भी आपका कॉन्स्टेंट नंबर आता है तो ये पी आई का केस नंबर 1 होता है, एक्सपोनेंशियल टर्म्स होती है। आप एक कॉन्स्टेंट के आगे ऐसे लगा सकते हैं, देखो ई रेस्ट पावर 0t, ई रेस्ट पावर 0t मतलब 1 होता है, राइट है। तो यहाँ पे जब भी कांस्टेंट आया मतलब ये केस नंबर 1 है, और वहाँ पे आपको डी की वैल्यू जो है वो 0 पुट करना है। केस नंबर 1 मतलब ई के पावर में जो वेरिएबल है, वेरिएबल का कोफिशिएंट, और यहाँ ई के पावर में वेरिएबल का कोफिशिएंट कितना है, 0 है, ठीक है। तो कांस्टेंट है तो आप ई रेस्ट पावर 0 लिख सकते, और ई रेस्ट पावर 0 लिख सकते हैं, मतलब डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, केस नंबर 1 से 0 हो जाएगा। तो डी की वैल्यू 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, राइट है। तो 1/2 लाख इंटू 2000, ये इसको कैंसिल करेंगे, 2000 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 100, 1/100। तो 1/100 मतलब 0.01, ये पी आई की वैल्यू। तो अब हमारा सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इज क्यू इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। ये रखे हमने सी एफ की वैल्यू और ये रखे हमने पी आई की वैल्यू, और देखो हमको कैलकुलेट करना था आई। आई मतलब क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी, मतलब ये जो क्यू की वैल्यू आई हमको इसको डिफ्रेंशिएट देना है। तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट देता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 को डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो देखो आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, जो क्यू का डिफ्रेंशिएशन हुआ वो डी क्यू बाई डी टी हो गया है। इसका डिफ्रेंशिएशन यहीं पे करके देख लेते, ये कर दिए हमने डी क्यू बाई डी टी। तो डेरिवेटिव कैसा होगा इसका, देखो प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ पे ई की पावर में भी टी है और ये कॉस के एंगल में भी टी है, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ई रेज़्ड टू पावर -200t, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब ये ब्रैकेट का डेरिवेटिव, c1 एज इट इज रहेगा, और cos 4t का डेरिवेटिव होगा, cos 400t का डेरिवेटिव क्या होगा, -400 cos 400t, राइट है। तो -400 को पहले लिख लेते, -400 c1 sin 400t, तो ये cos 400t का डेरिवेटिव हो गया। उसके बाद प्लस sin 400t का डेरिवेटिव क्या होगा, 400 cos 400t, तो 400 को पहले लिख लेते, 400 c2 cos 400t, ठीक है। उसके बाद प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन मतलब पूरा ब्रैकेट एज इट इज, c1 cos 400t प्लस c2 sin 400t, ये एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन e रेज़्ड टू पावर -200 का डेरिवेटिव कितना होगा, e रेज़्ड टू पावर -200 का डेरिवेटिव हो जाएगा -200 e रेज़्ड टू पावर -200t, ठीक है।
तो ये डिफ्रेंशिएशन हो गया जो मैं अगली स्लाइड में आपको बताया हूँ। ये है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, ब्रैकेट का डेरिवेटिव किए, उसके बाद प्लस सेकंड फंक्शन ये ब्रैकेट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब e⁻² का डेरिवेटिव -200 e⁻²t। अब जो है ये i की वैल्यू हो गई, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दिए हमने। हमको इनिशियल कंडीशन यूज़ करके जो है यहाँ से C1 C2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। तो इनिशियल कंडीशन पहले हम इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 मतलब यहाँ पे रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 मतलब Q की वैल्यू में, राइट है। तो देखो क्या बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2, Q की वैल्यू 0 रखना है, 0 इज इक्वल टू, और T की वैल्यू 0 रखना है, e⁻0 ये 1 हो जाएगा, ठीक है। T की वैल्यू 0 रखना है, cos 0 यहाँ पे 1 होता है तो C1 बचेगा, उसके बाद प्लस, और T की वैल्यू 0 रखना है तो साइन 0 0 होता है, ये 0 हो जाएगा, और प्लस आगे क्या है 0.01, ठीक है। तो ये नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताया हूँ, वैल्यू पुट किए तो ये आंसर आया जो हमने अभी कैलकुलेट किए थे इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये यहाँ से देखो C1 की वैल्यू, यहाँ पे ये C1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -0.01, तो C1 इज इक्वल टू -0.01, और 0.01 मतलब 1/100 होता है, तो C1 की वैल्यू -1/100 हो गई। अब ये इक्वेशन में रखते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, तो इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे इनिशियल कंडीशन, तो इक्वेशन नंबर 3 क्या बन जाएगी, आई की वैल्यू 0, ये आई की वैल्यू 0 रखें, e⁻0 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, और यहाँ पे रखे हमने साइन 0 0 होता, ये टर्म 0 हो गई, cos 0 1 होता, तो यहाँ से बचा आपके पास 400 C2, आगे है -200, तो -200, e⁻0 1 होता, cos 0 1 हो जाएगा तो C1 बचेगा, उसके बाद यहाँ पे C2 साइन 0 की वैल्यू 0 होती, तो ये आंसर 0 आ गया, ठीक है। अब इसको अरेंज करके लिख लेते ये हमने अरेंज करके लिख लिए, यहाँ से बचा 400 C2 -200 C1, तो -200 C1 को इस साइड में शिफ्ट करें तो +200 C1 हो जाएगा, तो ये 200 से 400 को क्या करें कैंसिल करें तो यहाँ पे 2 बचेगा, और C1 की वैल्यू क्या है हमारे पास -1/100, तो C1 की वैल्यू रखें -1/100, देयरफॉर C2 इज इक्वल टू -1/200, ये 2 को इस साइड में शिफ्ट करें तो C2 की वैल्यू -2/100 आ गई। तो देखो ये C1 की वैल्यू और ये C2 की वैल्यू हमको क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए बताया था करंट, तो करंट मतलब ये इक्वेशन नंबर 3 में C1 C2 की वैल्यू पुट करना है, ये यहाँ पे C1 की वैल्यू -1/100, यहाँ C2 की वैल्यू -2/100, यहाँ C1 की वैल्यू, यहाँ C2 की वैल्यू पुट करना है, तो ये अगले स्लाइड में हमने पुट की है। ये C1 C2 अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये 100 कैंसिल, माइनस प्लस, ये 200 कैंसिल, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ से 200 -200 को मैं अंदर मल्टीपल कर दे रहा हूँ, -200 से मल्टीपल करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, राइट है। यहाँ पे भी 200 से पूरा 200 कैंसिल हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा ये किए हमने, तो देखो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 4 बचा, ये 4 लिखा है यहाँ पे -2 बचा है, ठीक है, -4 200 से अंदर मल्टीपल किए तो प्लस हो गया, यहाँ पे 2 बचेगा, ये 2 लिखे यहाँ पे, और यहाँ 200 पूरा कैंसिल हो गया, और ये साइन 400t का, ठीक है। अब e⁻² -200t और e⁻² दोनों जगह से कॉमन, जब कॉमन लेंगे तो ये ब्रैकेट से ब्रैकेट का क्या होगा एडिशन होगा, और ब्रैकेट से ब्रैकेट का एडिशन करेंगे तो ये -2 cos 400t और +2 cos 400t कैंसल, 4 sin 100 400t, साइन 400t का एडिशन करेंगे तो 4 + 1 5 sin 400t आ जाएगा, राइट है। तो ये हो गया 5 sin 400t और e⁻²t को हमने कॉमन लिए थे, ये हमारा फाइनल आंसर जो हमको करंट की वैल्यू कैलकुलेट करना था, राइट है। तो हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल नंबर 2 है द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर अ सर्किट इन विच सेल्फ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस न्यूट्रलाइज ईच अदर इज L/d2i/dt² + i/c इज इक्वल टू 0, फाइंड द करंट I। यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन आपको डायरेक्टली दिया है, इसके लिए आपको I की वैल्यू कैलकुलेट करके बताना है। तो ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैं L से डिवाइड कर देता हूँ ताकि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एक्चुअल फॉर्म में आ जाए। तो डिवाइडेड बाय L ऑन बोथ साइड, फर्स्ट हम यहाँ पे L से डिवाइड करें तो L कैंसिल हो गया, और यहाँ पे L से डिवाइड करें तो LC आ गया, और इक्वल टू के बाद 0/L 0 हो जाएगा। तो ये हमारा हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, जिसका सोल्यूशन जो है वो क्या होगा I यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, I इज इक्वल टू CF होगा ओनली, क्योंकि इक्वल टू के बाद 0 है, PI कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ओनली CF इसका आंसर होगा।
तो सी एफ के लिए हमने डी वाले टर्म में कन्वर्ट करें, डी टू बाई डी टी स्क्वायर की जगह डी स्क्वायर रखें, और यहाँ पे तो डी बाई डी टी है ही नहीं, हाई कॉमन लिए तो यहाँ पे 1/LC बचा। अब डी की जगह हम रखेंगे m और इक्वल टू 0 करेंगे, ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी। तो देखो m स्क्वायर प्लस 1/LC इज इक्वल टू 0, इस टाइप की जो भी इक्वेशन है m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसके जो रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, m इज इक्वल टू AI और माइनस AI, यहाँ पे जो भी टर्म्स है उसका स्क्वायर रूट करना है, प्लस उसके आगे AI लगाना है और माइनस उसके आगे I लगाना है। तो यहाँ पे 1/LC का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1/√LC होगा, तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे 1/√LCI माइनस 1/√LCI, राइट है। तो ये इसके रूट्स हो गए 1/√LCI माइनस 1/√LCI। तो रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी एंड डिफरेंट, जहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो 0 है और बीटा की वैल्यू जो है वो कितनी है 1/√LC है। तो अभी हमने सी एफ देखे थे, e⁻α की वैल्यू 0t c1 cos बीटा t प्लस c2 sin बीटा t, e⁻0 कितना होता है 1, तो ये e⁻0 जो है 1, यहाँ पे जो ब्रैकेट में जो दिख रहा है ये पूरा का पूरा जो है वो सी एफ हो गया। अब हमारा सोल्यूशन क्या है, i इज इक्वल टू सी एफ, तो i इज इक्वल टू सी एफ और ये सी एफ की वैल्यू हमने पुट कर दी है। हमको करंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बताया था, ये करंट की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो एप्लीकेशंस है LRC सर्किट के लिए ऐसे उसको कैलकुलेट करते हैं। ये एक एग्जांपल होमवर्क जो आपको सॉल्व करना है, जैसे मैंने एग्जांपल नंबर 1 सॉल्व किया, अब इसके अंदर तो इक्वल टू 0 दिया है तो सिंपली आपका सी एफ ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। एल की वैल्यू जो है वो आपको हेनरी में और आर की वैल्यू ओम्स में और सी की वैल्यू फैराड में दिया है, कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे LRC की वैल्यू जो है इस इक्वेशन में पुट करना है और यहाँ पे जो भी नंबर है उससे वो कैंसिल करना है और उसके बाद में इसका सी एफ कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। सी एफ ही उसका सोल्यूशंस रहेगा, वही क्यू की वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में अगर डाउट आते हैं तो डाउट मेरे से आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे या फिर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन टू सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट यहाँ पे कंप्लीट होता है और इसी के साथ जो है हमारा ये चैप्टर यूनिट नंबर 6 भी कंप्लीट होता है और इसके साथ हमारा जो सिलेबस है सिलेबस भी कंप्लीट होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।